नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है और ये वीडियो उसके आगे का वीडियो है। इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो वाले बताएंगे जो टीजीटी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। वही वाला हम आपको करवाने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। और अब चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ। इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जो अपने आप में विरोधाभास लिए हुए हो लेकिन वो सच्चाई को बताता हो। देखने में वो लगता हो कि बिल्कुल सच नहीं है पर वो सच्चाई को बताता हो। तो इस तरह का अलंकार होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला है आयरनी, दूसरा वाला है पैराडॉक्स और तीसरा है ओनोमाटोपिया और जो फोर्थ वाला है वो है सिमिली। तो इसका जो सही जवाब है वो है पैराडॉक्स। जो अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो देखने में एक दूसरे का विरोधाभास मालूम पड़ता है पर वो सच्चाई को प्रकट करता है, एक तरह की सच्चाई को प्रकट करता है। इसलिए आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पैराडॉक्स, फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए आपको पूरा बताते हैं। पैराडॉक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है विरोधाभासी। वो बात जो सच हो पर देखने में झूठ लगती हो, जिसमें गहरा अर्थ छुपा हो। जो पैराडॉक्स होता है उसमें हमेशा गहरा अर्थ छुपा होता है। जब पहली बार उसको कोई देखता है तो वो बेतुका लगता है और लगता है कि ये कोई वर्ड, मतलब इसके अंदर कोई अर्थ नहीं है, पर जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें गहरा अर्थ छुपा होता है। ऐसी बात जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है वो फिगर ऑफ स्पीच को ही हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो पैराडॉक्स का जो एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, खामोशी की आवाज़ सुनो। तो पहली बार जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, जब पहली बार हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये तो बात बिल्कुल मतलब एक दूसरे का विरोध कर रही है, क्योंकि जो खामोशी होती है उसमें कोई साउंड नहीं होता है। खामोशी की आवाज़ सुनो, जब पहली बार हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग को ये मीनिंग पता चलता है, पर इसके अंदर भी एक अर्थ छुपा हुआ है। इसके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है वो ये है, खामोशी का आनंद लो, यानी खामोशी को एंजॉय करो, साइलेंस को एंजॉय करो। तो पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर गहरा अर्थ छुपा होता है और जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, विरोधाभास या विरोधाभासी। तो एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया है आप लोग को बताने के लिए। लेस इज़ मोर, यानी कम ही ज़्यादा है। तो पहली बार जब इसको देखते हैं लेस इज़ मोर, तो ये बात समझ में नहीं आती है और ये बेतुका सा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि लेस इज़ मोर, हमारे पास जो कम है वही बहुत है, कम में ही संतोष करो, कम में ही संतोष करना चाहिए। तो यही होता है पैराडॉक्स, विरोधाभास, जिसके अंदर गहरा अर्थ छिपा होता है। जो ऑप्शन नंबर 1 है आयरनी, उसका मीनिंग होता है व्यंग या विडंबना, जिसमें कही गई बात का उल्टा अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं आयरनी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। जो तीसरा वाला हमारा जो ऑप्शन था ओनोमाटोपिया, इसका मीनिंग होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इसको आप लोग जानते होंगे। जैसे जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो बौ बौ करता है, यानी कि भौं भौं करता है। तो वे शब्द जो ध्वनि सूचक होते हैं, जो ओनोमोटोपिया का अर्थ होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इसको तो पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे म्याऊ, जो बिल्ली होती है वो म्याऊ म्याऊ करती है, ये जो डॉग होता है वो बाउ बाउ करता है। या चैटर है, क्लैंग है, जो क्लैंग होता है तलवारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बूम, बंदूकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिस, जो सांप की आवाज़ होती है फुफकारने की, उसको हिस कहते हैं। और बज़, जो मक्खियाँ होती हैं वो बज़ करती हैं। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी था सिमिली था। सिमिली माने होता है उपमा अलंकार। जिस शब्द से हम दो अलग चीज़ों की तुलना करते हैं उसको सिमिली कहते हैं। जैसे जैसे जो उसमें वर्ड आता है, जैसे बिल्कुल तुम उसके जैसी हो, या गुलाब का फूल हो, इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें
जो सही ऑप्शन है वो है पैराडॉक्स, क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय द नेचर इज़ नोन एज। जब नेचर के द्वारा, जब कुदरत के द्वारा, जब प्रकृति के द्वारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है या बहुत सारी समस्या आती है, विपत्ति आती है, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया हुआ था। तो कैलेमिटी, तो पहला जो ऑप्शन है वही हमारा सही है, कैलेमिटी। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी लेवल का है, इसको ज़्यादातर लोग सॉल्व कर लेंगे। कैलेमिटी माने होता है कोई प्राकृतिक आपदा, यही इसका मीनिंग होता है। जो बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ पूरे। तो कैलेमिटी माने होता है विपत्ति या आपदा, जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कहीं ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, या कहीं बाढ़ आ गई, या कहीं बादल फट गया, तो उस तरह की जो प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए कैलेमिटी शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। फैकेड माने होता है मोहरा, मुख, मुखौटा। और पेन्यूरी, पेन्यूरी का मीनिंग होता है अत्यधिक गरीबी, दरिद्रता, अति अभाव की स्थिति, इसको बोलते हैं पेन्यूरी। और फर्टिलिटी माने होता है प्रजनन शक्ति या उर्वरता। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैलेमिटी। कैलेमिटी का मीनिंग होता है प्राकृतिक आपदा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज। तो ये क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी लेवल का है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो हाथ से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो लिखते हैं, हाथ से जो सुलेख लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मीनिंग होता है सुलेख। और जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, उनको भी हम लोग सुलेख करने के लिए देते हैं, कैलीग्राफी। ये जो क्वेश्चन था ये टीजीटी 2011 में आया हुआ था। बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे तो जो कैलीग्राफी है उसका अर्थ होता है सुलेख। कार्नेज का मीनिंग होता है संहार करना, वध करना, हत्या करना। कोरियोग्राफी माने होता है नृत्य कला। और जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है एनेस्थीसिया, तो वो होता है जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे निश्चेतना आ जाती है, शारीरिक अचेतना आ जाती है। संवेदना हरण, जो एनेस्थीसिया का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है संवेदना हरण, निश्चेतना, शारीरिक अचेतना। और जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता है या जब किसी लेडीज़ के बच्चा वगैरह होता है तो एनेस्थीसिया का वो जो इंजेक्शन देते हैं उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो ये हो गया है दोस्तों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वन हु एब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो अल्कोहल का यानी शराब का, मदिरा का सेवन नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया हुआ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी आसान है। जो लोग थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। एथीस्ट माने होता है नास्तिक, वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको एथीस्ट कहते हैं। क्लेप्टोमैनियक, क्लेप्टोमैनियक माने होता है जिस व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है, चोरी करने की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। और ये एक मानसिक रोग होता है। टीटोटैलर माने होता है जो व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं टीटोटैलर। तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें टीटोटैलर हमारा बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है। और जो फोर वाला है टोटलिटेरियन, इसका मीनिंग होता है जो तानाशाह होता है उसको बोलते हैं टोटलिटेरियन। तो मैंने पूरा लिखा हुआ है, चलिए आपको दिखा देते हैं। टीटोटैलर माने होता है शराब ना पीने वाला, एथिस्ट माने होता है नास्तिक, क्लेप्टोमैनिक माने होता है चोरी करने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, और टोटलिटेरियन माने होता है एक दलीय, जिस देश में एक दल की सत्ता हो, सर्वसत्तात्मक, जहाँ पर एक ही दल जो हो वो पूरे देश पर शासन कर रहा हो, पूरे राज्य पर शासन कर रहा हो। तानाशाही उसको बोल सकते हैं जहाँ एक ही दल के हाथ में सत्ता हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। खुद पर शासन करना। ऐसी शाखा
मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी संस्था जो खुद पर शासन करती है और कोई दूसरा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल कह सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये टीजीटी 2011 में आया हुआ था। तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी माने होता है तानाशाही। निरंकुशता जो होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोमेशन माने होता है जो मशीनें अपने आप काम करती हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। जैसे जापान में जो जो कारें होती हैं उसको ज़्यादातर रोबोट्स बनाते हैं और रोबोट ऑटोमेटेड होते हैं, यानी वो एक बार उसमें सिस्टम फिट कर देते हैं, वो अपने आप काम करते रहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है ऑटोनॉमी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमी संस्थाएं होती हैं उसके ऊपर किसी का शासन नहीं होता है और वो अपने हिसाब से काम करती हैं। और जो ऑटोगमी है इसका भी अर्थ आपको बता देंगे। तो ऑटोनॉमी का शाब्दिक अर्थ होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है स्वायत्तता, स्वयं शासन, स्वराज्य। और जैसा हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं भारत में, इंडिया में, जो ऑटोनॉमस हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से अपने नियम कायदे बनाते हैं और उसके ऊपर कोई दखल नहीं देता है। तो ऑटोक्रेसी का मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेशन का भी आपको हमने बता दिया है। और जो ऑटोगेमी है इसका मैंने लिखा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एकम्प्लिस है मीन्स। तो एकम्प्लिस का मीनिंग क्या होता है? टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एकम्प्लिस माने होता है सहायक। तो सबसे पहला वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एसोसिएट इन क्राइम, यही हमारा सही जवाब है। बी माने होता है लीडर, लीडर माने होता है नेता, तो हमारा ये तो होगा नहीं। स्किल्ड वर्कर ये भी नहीं होगा और एनिमी ये भी नहीं होगा। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एकम्प्लिस का मीनिंग जो होता है, डिक्शनरी मीनिंग, वो साथी होता है, यानी कि आपका कोई साथी हो। इसका अर्थ जो होता है वो निगेटिव निगेटिव मीनिंग में इसका लेते हैं, निगेटिव अर्थ में, यानी कि क्राइम में जो लोग किसी का साथ निभाते हैं उसको उसको बोलते हैं एकम्प्लिस, यानी कि सह अपराधी, यही इसका मीनिंग होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मीनिंग ऑफ यूथेनेशिया। तो ये क्वेश्चन भी आसान है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका मीनिंग पता हुआ है। यूथेनेशिया माने होता है किसी को दया मृत्यु जो होता है उसको बोलते हैं यूथेनेशिया। और विश्व के कुछ देश हैं जहाँ पे यूथेनेशिया लीगल है, जैसे नीदरलैंड जो है वहाँ पे ये लीगल है। जब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पे उसका मरना निश्चित है और वो घिस घिस के मर रहा है, उसको मौत नहीं आ रही है और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, तो उसको वहाँ पर दया मृत्यु दे दी जाती है, यानी कि जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया जाता है और बाकायदा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। तो ये जो जो सरकार के की परमिशन के बाद ही ये दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये टीजीटी 2011 में आया हुआ था। तो मर्सी किलिंग बिल्कुल सही जवाब है, ए मर्सी किलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं दया मृत्यु। और जो बी वाला मर्डर तो होगा नहीं। जो सी वाला है एसेसिनेशन, इसका मीनिंग होता है हत्या करना, एट्रोसिटी माने होता है अत्याचार। तो यूथेनेशिया कहाँ कहाँ पर लीगल है वो भी आपको बता देते हैं। यूथेनेशिया इज़ लीगल इज़ नीदरलैंड। जहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है वो है नीदरलैंड में है, और बेल्जियम में है, कोलंबिया में है, लग्जमबर्ग है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, कनाडा है। यहाँ पर ये बिल्कुल लीगल है। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। और जो एट्रोसिटी माने होता है क्रूरता, अत्याचार, तो वो तो होगा नहीं। तो दोस्तों ये हो गया है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ए नैप आफ्टर लंच। नैप माने होता है झपकी लेना, और आफ्टर लंच यानी दोपहर के खाने के बाद जो झपकी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है टीजीटी में। तो आइडियलाइज माने होता है किसी को अपना आदर्श बना लेना, तो ये होगा नहीं। बैरियो बैरियो वो वो जगह होती है, वो टाउन होते हैं जहाँ पे स्पेनिश बोलने वाले लोग रहते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि स्पेन के जो शहर होते हैं उसको बैरियो कहते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो सही सही जवाब है सिएस्टा।
सिएस्टा माने होता है दोपहर का आराम या दोपहर के समय जो नींद लेते हैं उसको ही सिएस्टा कहते हैं, उसको ही नैप आफ्टर लंच कहते हैं। डी वाला है स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलना, तो वो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है सिएस्टा, दोपहर का आराम। तो चलिए देख लेते हैं। सिएस्टा का मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, दोपहर का आराम। जो देश बहुत गर्म होते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर लोग दोपहर में सोते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी जब जब मई जून का महीना आता है और जो हॉट क्लाइमेट होती है, बहुत ही गर्म जलवायु होती है और दोपहर के समय बहुत लू वगैरह चलती है, तो कोई बाहर नहीं निकलता है और ज़्यादातर लोग सोते हैं। मतलब जिनके पास टाइम होता है वो लोग सोते हैं। तो उसको ही दोपहर की जो नींद होती है उसको सिएस्टा कहते हैं। बैरियो का मैंने आपको बता दिया, एन अर्बन एरिया इन स्पेन, आस पड़ोस। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल, जब जो जानवर होते हैं वो भयभीत होकर अचानक से यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये टीजीटी 2011 में आया हुआ था। जो जो जानवर होते हैं जब वो भयभीत हो जाते हैं और अचानक से यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं डर की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सही जवाब है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड माने होता है भगदड़। भय की वजह से जब जानवर यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं तो उसको ही स्टैम्पीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ए, स्टैम्पीड। और जो बाकी वर्ड्स हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैम्पीड का शाब्दिक अर्थ होता है भगदड़, और जो भगदड़ ये इस्तेमाल करते हैं जानवर यदि भागते हैं तो भी स्टैम्पीड बोलते हैं। यदि इंसान भागते हैं, मनुष्य भागते हैं या कहीं पे भगदड़ मच जाती है और लोग डर जाते हैं, भगदड़ मची है, तो मनुष्य के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भयभीत होकर भागना। तो यही इसका मीनिंग होता है। जो दूसरा वर्ड है अलूफ, अलूफ माने होता है अलग या दूर या पृथक। फिएस्टा माने होता है उत्सव, पर्व या त्यौहार। और जो एक एक और वर्ड है आइडियलाइज, उसका मीनिंग होता है आदर्श बनाना। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो। यदि मेरे यदि मेरे आँखों में चोट लगी है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि यदि मेरे आँखों में चोट लगी थी या चोट लगी है तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? आई हैड टू गो। यदि मेरे आँखों में चोट लगी थी तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँगा? तो ये क्वेश्चन आया है टीजीटी 2011 में आया हुआ है। तो साइकेट्रिस्ट माने होता है मनोरोग विशेषज्ञ। मनोरोग चिकित्सक जो होता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। जो दूसरा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ये दिल के जो रोग होते हैं, हृदय रोग जो होते हैं उसके जो डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओक्यूलिस्ट। तो ऑक्यूलिस्ट वो होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो है सी, ओक्यूलिस्ट। जो आर्किटेक्ट होता है वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़े बड़े भवन बनाता है। तो सही जवाब इसमें सी वाला हो जाएगा। तो ऑक्यूलिस्ट माने होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। जैसे मैंने आपको बताया, साइकियाट्रिस्ट माने होता है मनोचिकित्सक या मनोरोग चिकित्सक। कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। और जो आर्किटेक्ट माने होता है वास्तुकार और वास्तुविद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करवाए हैं और 10 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में करवाए हैं। तो यदि आप लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपना जो वर्ड पावर है, वोकैब है, वोकेबुलरी है, उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो मैंने पाया हुआ है कि आप लोग जैसे कोई भी वर्ड आप लोग देखते हैं तो आप लोग उसका दोनों में अर्थ देखिए। यानी इंग्लिश में भी आप लोग उसका मीनिंग पता करिए और हिंदी में भी पता करिए। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपकी जो वर्ड पावर है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपकी जो वोकैब है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और ज़्यादातर चांसेस हो जाएगा कि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पास कर लें। तो जो भी वर्ड आपको मिलता है, जो भी वर्ड आप देखते हैं डिक्शनरी में या अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, तो इंग्लिश में भी आप उसको देखिए,
इंग्लिश में भी आप उसका अर्थ देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड का, और हिंदी में भी देखिए, दोनों में आपको देखना चाहिए, तब जाकर आप उस वर्ड का सही मतलब और इस्तेमाल जान पाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।